दोस्तों, पद्मावत मूवी तो सभी ने देखी होगी। बॉलीवुड में एक ऐसी थ्रिलर और हिस्टोरिक मूवी जिसने सबको ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि राजपूत इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं भी हुईं जिनका हमने शायद नाम ही सुना था। उस मूवी में एक विलन था अलाउद्दीन खिलजी, जिसका रोल रणबीर कपूर ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। उस फिल्म में इस विलन की एक बहुत ही क्रूर छवि प्रस्तुत की, लेकिन उसी अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसे कार्य भी किए जिसे उसे भारतीय इतिहास में एक अच्छे सुल्तान या अच्छे शासक के रूप में जाना जाता है। उसकी बहुत सी नीतियों में से एक नीति थी बाजार नियंत्रण की नीति। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति क्या थी, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, टर्न ऑन हिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त MK चाणक्य। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की हर नई से नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी में अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन का धोखे से कत्ल करके सत्ता में आया। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोलों के आक्रमण लगातार भारत में हो रहे थे और उन्हीं मंगोलों के आक्रमण होने से बचाने के लिए अलाउद्दीन के पास सिर्फ एक ही हथियार था कि उसे बड़ी से बड़ी सेना रखनी पड़नी थी। उसी सेना के लिए यदि बड़ी सेना रखते तो उसके दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत में मंगोलों के लगातार आक्रमण हो रहे थे। मंगोलों के आक्रमण इतने विनाशकारी थे कि मंगोल जहाँ भी जाते थे उस जगह को तहस नहस कर देते थे। और उनके आक्रमण का सबसे बड़ा कारण एक ये भी था कि मंगोलों के पास 1 से 2 लाख तक की सेना होती थी और इसी सेना के बलबूते पर वो किसी भी जगह या नगर को लूट लेते थे और उसे तहस नहस कर देते थे। जब ये अलाउद्दीन खिलजी को पता लगी कि उसके पास तो बहुत कम सेना है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब सेना को बढ़ाने के लिए उसके रख रखाव के लिए पैसों की आवश्यकता थी, बहुत से धन की आवश्यकता थी और उसी धन को बढ़ाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नीति अपनाई जिसे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति कहा जाता है। दोस्तों, बाजार पर नियंत्रण के लिए अलाउद्दीन ने जो कदम उठाए वे उसके समकालीनों की दृष्टि से दुनिया में बहुत महान में से एक थे। चित्तौड़ के अभियान से लौटने के बाद अनेक आदेश जारी करके अलाउद्दीन ने अनाज, शक्कर और भोजन पकाने से लेकर एक सुई तक के कीमती आयातित कपड़ों से लेकर घोड़ों, मवेशियों और गुलामों पर भी सभी वस्तुओं के दाम तय कर दिए। इस मकसद से उसने दिल्ली में 3 बाजार स्थापित किए, एक अनाजों के लिए, दूसरा कीमती कपड़ों के लिए, तीसरा घोड़ों और गुलामों मवेशियों के लिए। हर बाजार शहना नाम से एक उच्च अधिकारी के नियंत्रण में था जो सौदागरों का रजिस्टर रखता था और दुकानदारों व कीमतों पर सख्त नियंत्रण रखता था। कीमतों और विशेषकर अनाजों की कीमतों पर नियंत्रण मध्यकालीन शासकों का स्थायी सरोकार था, क्योंकि नगरों के रास्ते अनाज की आपूर्ति के बिना वे नगरवासियों और वहां नियुक्त सेना का समर्थन पाने की आशा नहीं कर सकते थे। पर बाजार पर नियंत्रण के पीछे अलाउद्दीन के पास कुछ अन्य कारण भी थे। कहा जाता है कि बलबन के काल में केंद्रीय सेना 2 लाख थी और अलाउद्दीन ने उसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। दिल्ली पर मंगोलों के हमलों ने उनको हाथ भर दूर रखने के लिए एक बड़ी सेना रखने की आवश्यकता दिखा दी थी। इसीलिए अगर वह कीमतों और सैनिकों की तनख्वाहों को नीचे नहीं लाता तो इतनी बड़ी सेना जल्द ही उसका खजाना खाली कर देती। अलाउद्दीन ने ये काम अपने स्वभाव के अनुसार अपने ढंग से किया। सस्ते अनाजों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उसने ऐलान कराया कि दोआब क्षेत्र की, यानी कि यमुना किनारे स्थित मेरठ से लेकर इलाहाबाद के पास कड़ा की सरहद तक मालगुजारी सीधे राज्य को दी जाएगी।
यानी कि टैक्स सीधा राज्य को दिया जाएगा। मतलब ये था कि इस क्षेत्र के गांव को एकता में नहीं दिए जाते थे, यानी कि सामंत को जमीन नहीं दी जाती थी। स्थिति से निपटने के लिए अनेक उपाय अलाउद्दीन द्वारा किए गए। राज्य की मांग को बढ़ाने तथा आमतौर पर किसानों के लिए उसकी नकदी अदायगी अनिवार्य बनाने का नतीजा ये हुआ कि किसान मजबूरन अपनी उपज को कम कीमत पर बाजारों में बेच देते थे, जो उसे नगरों में लाते और राज्य द्वारा निर्धारित दामों पर बेचते थे। जमाखोरी ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए सभी बाजारों का पंजीकरण किया गया और उनके एजेंटों और परिवार वालों को कानून के किसी भी हनन के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता था। इससे भी आगे बढ़कर राज्य ने अपने गोदाम भी बनाए और उन्हें अनाजों से भर दिया, जो अकाल पड़ने पर या आपूर्ति में कमी का डर पैदा होने पर खोले जाते थे। अलाउद्दीन स्वयं सभी बातों की खबर लेता था तथा कोई दुकानदार अधिक दाम लेता या जाली बाटों का प्रयोग करके धोखाधड़ी का प्रयास करता तो उसे बहुत कठोर दंड दिए जाते थे। एक इतिहासकार बर्नी के अनुसार अकाल तख्त के दिनों में कीमतों में एक दाम या एक पैसा बढ़ोतरी की भी इजाज़त नहीं थी। मसलन गेहूँ 7.5 जीतल, जौ 4 जीतल और उम्दा चावल 5 जीतल प्रति मन बिकते थे। बर्नी के कथन है कि अनाज मंडी की में कीमतों की स्थिरता इस युग में एक आश्चर्यजनक घटना थी। घोड़ों की कीमतों पर नियंत्रण सुल्तान के लिए आवश्यक था, क्योंकि सेना को मुनासिब दामों पर घोड़ों की आपूर्ति के बिना उसकी दक्षता को बचाकर नहीं रखा जा सकता था। गुजरात की विजय के फलस्वरूप घोड़ों की आपूर्ति में सुधार आया। उम्दा घोड़े सिर्फ राज्य को बेचे जा सकते थे। अलाउद्दीन के प्रथम श्रेणी के घोड़े की कीमत 100 से 120 टके तय की गई, जबकि सेना के लिए अनायुक्त एक टट्टू की कीमत 10 से 25 टंके थी। दोस्तों याद रहे, एक टंका 48 जीतल का होता था। अलाउद्दीन का मन आज के 15 किलो के बराबर था। इस तरह दिल्ली का एक नागरिक एक टंके में 96 किलोग्राम गेहूं और 144 किलोग्राम चावल और 186 किलोग्राम जौ खरीद सकता था। मवेशियों और गुलामों की कीमतों पर सख्त नियंत्रण था तथा उनके दाम बर्नी ने मवेशियों और गुलामों के दाम साथ साथ दिए हैं। इससे पता चलता है कि मध्यकालीन भारत में दास प्रथा को एक सामान्य प्रथा मान लिया गया था। दूसरी वस्तुओं और विशेषकर कीमती कपड़ों, इत्र आदि की कीमतों पर नियंत्रण सुल्तान के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन उनकी कीमतें भी तय की गई थीं, क्योंकि शायद यही महसूस किया जाता था कि इन वस्तुओं की ऊंची कीमतों से आमतौर पर अभी कीमतें प्रभावित होंगी, या हो सकता है कि अमीरों को प्रसन्न करने के लिए ऐसा किया गया हो। कहा जाता है कि उम्दा किस्म के कपड़े देश के विभिन्न भागों में दिल्ली लाने के लिए मुल्तानी व्यापारियों को बड़ी बड़ी पेशगी की रकमें दी जाती थी। इसका कारण दिल्ली उम्दा कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बन गया। इनकी कीमतें तय की गई और तमाम स्थानों से व्यापारी दिल्ली पर टूट पड़े कि यहाँ से कपड़े खरीदकर ऊंची कीमतों पर कहीं और बेचें। नकद रूप में माल गुजारी की वसूली के कारण अलाउद्दीन अपने सैनिकों को नकद वेतन दे सकता था। वह सल्तनत काल का ऐसा करने वाला सबसे पहला सुल्तान था। एक नई व्यवस्था के अनुसार अलाउद्दीन भारी हथियारों से लैस सवार को 234 टंके देता था और उससे 2 घोड़े और जीन आदि रखने की आशा की जाती थी। एक मामूली सवार को, जिसे 2 अस्प कहते थे, बिना जीन के केवल एक घोड़ा रखने के लिए कहा जाता था। दूसरा घोड़ा उसे राज्य की ओर से दिया जाता था और उसे 78 टंके से अधिक मिलते थे। इस दृष्टि से अलाउद्दीन ने का तय किया हुआ वेतन कम था और इस कारण बाजार पर नियंत्रण आवश्यक था। अलाउद्दीन खलजी ने खातों की सख्ती से जांच करवाई
और कहा जाता है कि छोटी से छोटी चूकों पर भी खाताधारकों को पीटा जाता था और उन्हें कैद में डाल दिया जाता था। उनका जीवन इतना असुरक्षित हो गया था कि कोई उनसे अपनी बेटी ब्याहना नहीं चाहता था। लेकिन ऐसा कहना अतिशयोक्ति ही होगा, क्योंकि आज की तरह तब भी सरकारी नौकर इज्जतदार समझे जाते थे। यानी कि सरकारी नौकरी, चाहे वे हिंदू हो या मुसलमान हो, शादी के बारे में सबसे पहली पसंद होती थी। जहाँ तक बाजार नियंत्रण का प्रश्न है, शायद अलाउद्दीन के लिए केवल अनाज जैसी बुनियादी वस्तुओं के दामों को नियंत्रण करना बेहद रहा होता। पर जैसा कि समकालीन लेखक बर्नी का कथन है, उसने टोपियों से मोजों तक, कंघियों से सुइयों तक, सब्जियों, शराबों और मिठाइयों, चपातियों, हर चीज़ के दाम पर नियंत्रण करने के प्रयास किए। इसके कारण उलझाव भरे कानून बने और जिनके हनन के प्रयास होते थे और उनको सख्त दंड दिए जाते थे। इससे जनता में रोष पैदा हुआ। अलाउद्दीन की बाजार संबंधित नियम उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो गए, पर इससे अनेक लाभ भी अवश्य प्राप्त हुए। इन नियमों के सहारे अलाउद्दीन ने एक विशाल और सुदक्ष सवार सेना खड़ी की, जिसके बलबूते उसने बाद के मंगोल हमले के भारी नरसंहार करके नाकाम कर दिया और उनको सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया। अलाउद्दीन के मालगुजारी संबंधित सुधार देहाती क्षेत्रों के साथ अधिक घनिष्ठ संबंध स्थापित करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। आगे चलकर इन सुधारों ने शेरशाह और अकबर के खेतीहर सुधारों के लिए आधार का काम किया। तो दोस्तों, ये थी अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।